हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू डिफेंस साइट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजट के बारे में। अभी हाल ही में 1 फरवरी 2023 को हमारे देश का यूनियन बजट रिलीज़ किया गया। बात करते हैं कि इसमें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। केवल हम लोग मेन पॉइंट्स को देखेंगे, उतना बड़ा बजट पढ़ना आपके लिए संभव नहीं है। आपके एग्ज़ाम्स में डिफेंस के कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसके बाहर से बजट में से क्वेश्चंस नहीं आने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बजट एक्चुअली होता क्या है। देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, हर फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में, हर वित्तीय वर्ष के स्टार्टिंग में अपना एक एस्टिमेट लगाती है कि हम लोग इस आने वाले साल में कितना इनकम करेंगे और कितना हम लोग इसमें खर्चा करने वाले हैं। इस इनकम और इस खर्चे के बीच के बैलेंस को हम लोग बजट कहते हैं। यानी कि ये सब एस्टिमेटेड रहता है, ये सारा का सारा एक आकलन रहता है, एक्चुअल नहीं रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये आने वाले साल के लिए है। इसमें कुछ चीज़ें जान लेते हैं। हमारे देश के संविधान के आर्टिकल नंबर 112 अनुच्छेद नंबर 112 में इस बजट की बात की गई है, लेकिन संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 112 में इसके बारे में जिक्र किया जाता है। कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। 2017 तक यूनियन बजट इज बीइंग प्रेजेंटेड ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। यानी कि 2017 तक जो यूनियन बजट था वह फरवरी के लास्ट डे में प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद से इसको क्या किया गया है, 1 फरवरी यानी कि जो फरवरी का वर्किंग डे होता है पहला, उस दिन इसको प्रेजेंट किया जाता है। और 2017 में एक और ट्रेडिशन को तोड़ा गया कि पहले रेलवे बजट और यूनियन बजट को एक साथ पेश किया जाता था, लेकिन उसके बाद अब इन दोनों बजट को अलग अलग पेश किया जाता है। और क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बजट को कौन लाता है, यानी कौन प्रिपेयर करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको तैयार करता है। इसको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो भी वर्तमान में रहेंगे उनके द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि अभी हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, तो उनके द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया। इस बजट में जो बजट का डॉक्यूमेंट रहता है, बेसिकली 3 साल की जो 3 फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है। यानी कि अभी 21-22, 22-23 और 23-24 इन 3 सालों का इसमें लेखा जोखा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इस बजट में क्या क्या बातें की गई हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले यह जो बजट है यह विजन फॉर अमृत काल है। अब अमृत काल क्या है आप सभी को पता है। हमने अभी 75th एनिवर्सरी अपने देश की आज़ादी की सेलिब्रेट करी। अभी से जो 25 साल का समय है जब हम लोग देश की 100वीं एनिवर्सरी मना रहे होंगे आज़ादी की, तो इस समय को बोला गया है अमृत काल, यानी कि 2047 तक का। तो जो अमृत काल हमारा चलेगा इस साल से लेके 2047 तक का, ये 25 साल का जो समय है, ये इस अमृत काल का पहला बजट है। और इस अमृत काल के लिए कुछ विज़न हमारे रखे गए हैं, और वो विज़न मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स में आपके सामने लिखे हैं। ये वो 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, इस अमृत काल में हम लोग सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, ऐसी बात की गई है, जिसमें कि यूथ में ज़्यादा फोकस रहेगा। दूसरा जो विज़न है वह ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन पे रहेगा। और तीसरा है कि हमें एक मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को तैयार करना है जो कि स्ट्रांग रहे और स्टेबल रहे। तो ये 3 विज़न इस अमृत काल के लिए रखे गए हैं, और ये हमारे इस अमृत काल का पहला बजट है। अब जो 3 विज़न रखे गए हैं, इन 3 विज़न के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए साबित हो सकती हैं ट्रांसफॉर्मेटिव। ठीक है, उनको मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या क्या चीज़ें इसमें है। इस बजट 2023-24 में जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये लगभग 7% इसको एस्टिमेट किया गया है कि इस साल के लिए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रहेगी, 7% रहेगी। ऐसी बात यहाँ पे की गई है। और निर्मला सीतारमण जी बोलती है कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है भारत की, वो बिल्कुल सही ट्रैक पे है, सही पाथ पे है। कोविड के बाद हमने लॉकडाउन देखा, उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा इकोनॉमी में, रसिया यूक्रेन वॉर से पूरा विश्व प्रभावित रहा। उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी प्री लॉकडाउन या प्री कोविड टाइम की तरफ बढ़ रही है, उस तरफ हम लोग अग्रसर हैं और हम लोग सही बात पे हैं, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो जो अभी हमने 3 विज़न बताए अमृत काल के, इन सब के बारे में बात करेंगे। और इसमें गवर्नमेंट बताती है कि जो हमारी अचीवमेंट्स हैं 2014 से, वो क्या रही है। लीविंग नो वन बिहाइंड एक मोटो है, यानी कि हम लोग किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो 2014 से अभी तक क्या अचीवमेंट रही है गवर्नमेंट की, जो बताती है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ हाउस होल्ड्स टॉयलेट
को बना दिया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। अभी तक 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन कर दिए गए हैं, जिसमें 102 करोड़ पर्सन्स को ये वैक्सीन दी गई हैं, जिसमें डबल डोज और बूस्टर डोज तीनों शामिल हैं। उसके बाद पीएम जनधन योजना के तहत 47.6 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोल दिए गए। पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति बीमा, इसके तहत 44.6 करोड़ लोगों को कवर किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में 2.2 लाख करोड़ कैश ट्रांसफ़र किया गया। और इस 2014 से लेकर अभी तक के समय में पर कैपिटा इनकम को डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया है, जो कि अब है 1.97 लाख हमारी पर कैपिटा इनकम है, यानी कि डबल से ज़्यादा कर दी गई है। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने बताई 2014 से लेके अभी तक हमारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजन फॉर अमृत काल के लिए 3 विजन्स मैंने आपको बताए थे। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हो सकती है, जैसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कि हमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ये हमारे लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव साबित होगा इस विज़न के लिए। पीएम विकास यानी कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये भी ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हो सकती है स्कीम। टूरिज्म को बढ़ावा देना है, यह भी ट्रांसफॉर्मेटिव साबित होगा। और ग्रीन ग्रोथ यानी कि ग्रीन एनर्जी की तरफ हमें बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें, ये 4 जो स्टेप्स हैं, ये हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हो सकते हैं हमारे इन 3 विजन्स को हासिल करने के लिए अमृत काल के। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसमें क्या क्या बताई गई है। सप्त ऋषि की इसमें बात की गई है। अब सप्त ऋषि क्या है? इस अमृत काल में जो ये 3 चीज़ें हैं, 3 विजन्स हैं, इसके लिए 4 स्टेप्स ट्रांसफॉर्मेटिव साबित होंगे। उसके लिए हमें इन 7 प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये जो 7 प्रायोरिटीज़ आपके सामने रखी गई हैं, इन 7 प्रायोरिटीज़ पे हम लोग काम करेंगे और इनको ही बोला गया है सप्त ऋषि, अमृत काल के लिए सप्त ऋषि। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलेसिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर। ये 7 चीज़ों को बताया गया है कि ये सप्तऋषि हैं और हमें इस पे ही इसमें काम करना है। ठीक है, एक एक करके सारी प्रायोरिटीज़ को देखते हैं कि हम लोग किस प्रायोरिटी में क्या क्या करेंगे। सबसे पहले इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में आप सभी को पता होगा, गवर्नमेंट की एक फ़िलॉसफी है, सबका साथ सबका विकास। ये बोलते हैं कि इसने फैसिलिटेट किया है इंक्लूसिव डेवलपमेंट को फार्मर्स के, वुमेन के, यूथ के, ओबीसीज के, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दिव्यांगजन जो ईडब्ल्यूएस होते हैं, इन सभी के इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इस गवर्नमेंट के फ़िलॉसफी ने फैसिलिटेट किया है। ऐसी बात यहाँ पे की जाती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट, इन पे एक स्पेशल फोकस या सस्टेन फोकस यहाँ पे दिया गया गवर्नमेंट की इस फिलॉसफी के तहत। और इन सब चीज़ों पे ही क्या है, हमारा बजट इस बार का बिल्ड होता है और इस सब चीज़ों पे हमारा बजट इस बार काम करता है। देखते हैं एक एक करके आगे। प्रायोरिटी 1 जो थी इंक्लूसिव डेवलपमेंट थी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट एग्रीकल्चर और एंड कोऑपरेशन का कैसे किया जाएगा, यानी कि कोऑपरेटिव्स का कैसे किया जाएगा। मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में क्रेडिट ज़्यादा दिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। 186 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 में किया जाएगा इसको। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, इसको बनाया जाएगा, जो कि स्टार्टअप्स को एनकरेज करेगा रूरल एरियाज़ में। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे स्टार्टअप्स को, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको बूस्ट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लान प्रोग्राम टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को बूस्ट करने के लिए, इसके प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लान प्रोग्राम चलाया जाएगा। 20 लाख करोड़ क्रेडिट फॉर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और जो दुग्ध और मत्स्य सेक्टर है उसके लिए 20 लाख करोड़ का क्रेडिट दिया जाएगा। फार्म प्रोड्यूस के लिए एडिशनल स्टोरेज, मतलब उसकी कैपेसिटी को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा ताकि वो लोग और ज़्यादा स्टोरेज वहाँ पे कर सकें। और श्री अन्न, भारत को ग्लोबल हब बनाया जाएगा श्री अन्न के लिए। श्री अन्न क्या है, बेसिकली जो मोटा अनाज होता है, मिलेट्स जो होते हैं, इन सब के लिए भारत को एक ग्लोबल हब बनाया जाएगा। इस तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव्स का इंक्लूसिव डेवलपमेंट करेंगे। हेल्थ, एजुकेशन और स्किलिंग, इसके लिए हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले इन्हांस्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जीडीपी का 2.1% खर्च किया जाएगा हेल्थ एक्सपेंडिचर के लिए या स्वास्थ्य के क्षेत्र में।
और सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को लॉन्च किया जाएगा, ताकि सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट किया जा सके, इसके लिए इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस को इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेडिकल रिसर्च करने के लिए, यानी कि जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू बी एनकरेज्ड, मेडिकल रिसर्च को एनकरेज किया जाएगा जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों जॉइंट तरीके से करेंगे। इसके लिए ICMR लैब्स को खोला जाएगा। न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल टू बी लॉन्च्ड, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए, उसके रिसर्च को प्रमोट करने के लिए नए प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हेल्थ के सेक्टर में इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके बाद एजुकेशन के क्षेत्र में क्या किया जाएगा कि यहाँ पे एजुकेशन एक्सपेंडिचर, यानी कि एजुकेशन के लिए खर्चा बढ़ाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। 2.9% ऑफ GDP इसको किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, पहला पॉइंट आपको दिखेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि वहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग दी जा सके, उनको रिवैम्प किया जाए। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज़ खोली जाएंगी बच्चों के लिए और एडल्टेंट्स के लिए। इसके साथ ही स्टेट्स को ये इनकरेज करेंगे कि वहाँ पे फिजिकल लाइब्रेरीज़ को खोलें पंचायत और वार्ड लेवल पे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 इसको लॉन्च किया जाएगा ताकि यूथ को वहाँ पे स्किल प्रदान की जा सके। ये आपका स्किलिंग के लिए था और एजुकेशन के क्षेत्र में था, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रायोरिटी नंबर 2 में, जिसका मतलब है रीचिंग द लास्ट माइल, हर कोने तक हम कैसे पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च, यानी कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया जाएगा, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। उसके बाद माइक्रो इरिगेशन इन ड्रॉट प्रोन रीजन्स ऑफ कर्नाटका के जो ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं उनमें माइक्रो इरिगेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। और कितना दिया जाएगा? 5300 करोड़ का दिया जाएगा, आपको साइड में लिखा हुआ दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स में 38,800 टीचर्स को वहाँ पे भर्ती किया जाएगा। फ्री फूड ग्रेन टू ऑल अंत्योदय एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स फॉर 1 ईयर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें आपको क्या किया जाएगा? यहाँ पे 1 साल के लिए अंत्योदय और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को फ्री फूड ग्रेन दिया जाएगा। भारत श्री टू बी सेटअप फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन, एंशिएंट इंस्क्रिप्शन के डिजिटाइजेशन के लिए भारत श्री को सेटअप किया जाएगा। उसके साथ साथ PM आवास योजना में खर्च को बढ़ा करके 66% तक कर दिया जाएगा, ठीक है। और कितना होगा वो अमाउंट? 79,000 करोड़ का ये अमाउंट होगा। क्वेश्चंस आपसे अमाउंट के बारे में यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रायोरिटी नंबर 3 देख लेते हैं। प्रायोरिटी नंबर 3 क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं ये लोग? इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले, यानी कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का, उस खर्चे को बढ़ाया जाएगा। 33.4% इसको बढ़ा देंगे और 10 लाख करोड़ तक का खर्चा यहाँ पे किया जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। इसके बाद और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? थर्ड पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। जो भी Tier 2 और 3 सिटीज़ होती है वहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके लिए एक फ़ंड को इस्टेब्लिश करेंगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी कि UIDF। और गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, उनको 50 साल तक का इंटरेस्ट फ्री लोन जो स्कीम है उनके लिए, इसको कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि अगले 50 साल तक अगेन वो लोग इंटरेस्ट फ्री लोन्स ग्रैब कर सकते हैं। प्रायोरिटी नंबर 4, अनलैसिंग द पोटेंशियल। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। इसके लिए एक लास्ट पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंटिटी डिजी लॉकर, यानी कि जितने भी बिजनेसेस होते हैं, जो बिजनेस करते हैं जितने भी, तो वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन सिक्योर तरीके से स्टोर कर सकें और उनको शेयर कर सकें। इसके लिए एक लॉकर खोला जाएगा जिसको बोलते हैं एंटिटी डिजी लॉकर, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी नंबर 5, ग्रीन ग्रोथ, यानी कि यहाँ पे हम लोग मूविंग फॉरवर्ड टू अचीव द क्लाइमेट गोल्स, क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा ताकि सस्टेनेबल एक्शंस को इंसेंटिवाइज किया जा सके। 50 या फिर 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स को स्टैब्लिश किया जाएगा गोवर्धन स्कीम के तहत। अब ये गोवर्धन स्कीम क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स को स्टैब्लिश किया जाएगा। और
अमृत धरोहर टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर नेक्स्ट 3 years फॉर ऑप्टिमल यूजेज ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स के ऑप्टिमल यूजेज के लिए अमृत धरोहर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगले 3 साल तक। ठीक है। प्रायोरिटी नंबर 6 यानी कि यूथ पावर, यूथ स्किल के लिए कि हमारी अमृत पीढ़ी इसको बोला गया है, यूथ की पीढ़ी को इसको एम्पावर करने को सशक्त करना है। इसके लिए क्या क्या किया जाएगा, इसके इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री कौशल विकास 4.0 इसको लॉन्च किया जाएगा, जो कि बेसिकली जॉब ट्रेनिंग, इंडस्ट्री पार्टनरशिप, न्यू एज कोर्स जैसे कि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स, इन सब के लिए होगा। तो यहाँ पे इनको स्किल प्रदान की जाएगी। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म खोला जाएगा। नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम जिसके तहत 47 लाख यूथ को 3 साल के लिए स्टिपेंड सपोर्ट दिया जाएगा। 47 लाख यूथ को 3 साल तक स्टिपेंड सपोर्ट देने के लिए ये यहाँ पे NAPS स्कीम को चलाया जाएगा। टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा। इसके लिए डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आके एंजॉय कर सके, इसके लिए 50 डेस्टिनेशंस को सिलेक्ट करके उनको डेवलप किया जाएगा। ये बात यहाँ पे की गई है। इसके साथ साथ स्टेट कैपिटल्स में यूनिटी मॉल्स को खोला जाएगा ताकि वो लोग वहाँ पे इंडिजीनियस प्रोडक्ट को दिखा सकें, सेल कर सकें, उनका प्रचार प्रसार हो, उनको GI टैग मिले, जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी के लिए। ठीक है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। आखिरी सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर। इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वह है कि यहाँ पे गिफ्ट सिटी को और ज़्यादा बूस्ट करने की बात कर रहे हैं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये है फिजिकल मैनेजमेंट। यहाँ पे पहली बात, स्टेट्स को 50 साल तक का इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा इस चीज़ को। इसके साथ साथ जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ GSDP अलाउड फॉर स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स के लिए जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है GSDP, जो स्टेट्स की GDP होती है, उसके 3.5% तक के हिस्से को फिजिकल डेफिसिट के तौर पे राज्यों के लिए अलाउ किया जाएगा, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाएगा। फिजिकल डेफिसिट फॉर 2022-23 इज 6.4। 2022-23 के लिए हमारा फिजिकल डेफिसिट 6.4 रहा, ये आंकड़े पूछ सकते हैं। 2023-24 के लिए एस्टिमेटेड है कितना, 2023-24 के लिए कितना 5.9%, और टारगेट है इसको लेके आने का 4.5% से नीचे को 2025-26 तक। एक्चुअली पिछले साल के बजट में भी ये बताया गया था कि हम लोग आगे आने वाले सालों में अपने फिजिकल डेफिसिट को 4.5% से नीचे ले आएंगे, लेकिन इस बार ये पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन टारगेट रखा गया है कि 2025-26 तक इसको हम ले आएंगे नीचे। ठीक है। बजट एस्टिमेट्स, टोटल रिसीट्स हम लोग करेंगे इस बार 27.2 लाख करोड़ की करेंगे, अदर देन बोरोइंग्स, यानी कि उसमें किसी भी इंस्टीट्यूट से, यानी जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक है, यहाँ से लोन इसको नहीं गिना गया है इसमें। उस लोन के अलावा जो इनकम रहेगी हमारी 27.2 लाख करोड़ की रहेगी। एक्सपेंडिचर हमारा 45 लाख करोड़ का रहेगा। और जो है नेट टैक्स रिसीट्स हैं, यानी कि सब कुछ करने के बाद जो हमारी नेट टैक्स रिसीट्स हैं, इनकम है, वह 23.3 लाख करोड़ की रहेगी हमारे देश की आने वाले इस साल में। ये बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको ग्राफ दिखाया गया है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया 2021-22 में हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था 6.7% था। 22-23 के लिए इसको 6.4 एस्टिमेट किया गया था, और इतना ही था भी 6.4। अब इसको 5.9 एस्टिमेट किया गया है, लेकिन 2025-26 से बताया गया है कि यह 4.5 से नीचे लेके आया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए पार्ट बी यहाँ से शुरू हो जाता है बजट का। पार्ट ए में बेसिकली स्कीम्स के बारे में बताते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स को हम लोग लॉन्च करेंगे। पार्ट बी में आता है आपका इनकम टैक्स से रिलेटेड चीज़ें। इनकम टैक्स में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ इस बार बताई गई है, वो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें इनकम टैक्स के स्लैब्स को घटा दिया गया है, 5 स्लैब्स रखी गई हैं, और इसमें एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा करके 3 लाख कर दिया गया है। टैक्स से जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख, यानी कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। देखिए बेसिकली इसमें बात क्या की गई कि 7 लाख तक अगर आपकी एनुअल इनकम है किसी व्यक्ति की, तो 7 लाख तक की एनुअल इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, नो इनकम टैक्स है। लेकिन जैसे आप लोग इस 7 लाख के मार्क को एक्सीड करते हैं, 7 लाख से ऊपर जाएंगे, तो आप पे इस टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पड़ेगा। और वो टैक्स कितना पड़ेगा, उस 7 लाख से ज़्यादा के अमाउंट, पूरे अमाउंट पे टैक्स पड़ेगा। और स्टार्टिंग का जो 3 लाख होगा उस पर नील पड़ेगा, यानी कि 0 से 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा उसमें। 3 से 6 लाख तक के अमाउंट पे 5%, 6 से 9 पे 10, 9 से 12 पे 15, 12 से 15 पे 20, और 15 से ऊपर 30% आप पे टैक्स पड़ेगा। कहने का मतलब ये, जैसे आपकी इनकम 7 लाख को एक्सीड करके आगे बढ़ी, यानी कि 8 लाख हो गई, तो स्टार्टिंग के 3 लाख में कोई टैक्स नहीं पड़ा। लेकिन जो 3 से लेकर 6 लाख तक, यानी कि जो 3 लाख का अमाउंट है, इस पर कितना पड़ेगा, 5%। तो 5% कितना हो गया, 15,000।
15,000 टैक्स पड़ेगा। उसके बाद 6 के बाद 8 तक कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपये हो गया। उस 2 लाख पे आप पे फिर 10% टैक्स पड़ेगा, ठीक है। तो 15% प्लस 10% इतना टैक्स आप पे पड़ेगा इस तरीके से। तो ये आप लोग आगे काउंट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने स्लैब्स रखी गई हैं, तो इस तरीके से ये आपको आगे हेल्प करेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये था डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर लेते हैं। हमें इसको और ईजी बनाना है ताकि लोगों को समझ में भी आए और गवर्नमेंट के लिए भी ईजी हो सिस्टम। तो इसके लिए कुछ प्रपोजल्स दिए गए हैं। ग्रीन मोबिलिटी, इसमें जितने भी जीएसटी पेड कंप्रेस्ड बायोगैस होती है उनमें एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जैसे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसके कुछ पार्ट्स में, सर्टेन पार्ट्स में क्या किया गया है, कस्टम ड्यूटी में रिलीफ दिया गया है, उसमें टैक्स घटा दिया गया है। जो टीवी पैनल्स होते हैं उसमें आपको बेसिक जो कस्टम ड्यूटी होती है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, 2.5% तक रिड्यूस कर दिया गया है। जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स होती हैं उनमें बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, 7.5 से 15% तक उसमें कर दिया गया है। तो रिड्यूस बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन चिमनी हीट कॉइल्स, जो चिमनी की हीट कॉइल्स होती हैं आपके किचन में उसमें रिड्यूस कर दिया गया है, टैक्स को 15% कर दिया, जो कि पहले 20 था। लेकिन जो चिमनी होती है उसमें टैक्स को बढ़ा दिया गया है 7.5 से 15, यानी कि 2 गुना कर दिया गया है सीधा, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पे है आपके लिए। जो इंपॉर्टेंट है ये है मरीन प्रोडक्ट। मरीन प्रोडक्ट जो कि समुद्री उत्पाद होते हैं, इसमें जो टैक्स है उसको घटा दिया गया है ऑब्वियसली। ये सारी चीज़ें, प्रीसियस मेटल्स जो भी आपके गोल्ड या प्लेटिनम से बने आइटम्स होते हैं उनमें कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज़ किया जाएगा, ये बात यहाँ पे की जा रही है। इसके साथ साथ जो सिगरेट होती है, सिगरेट में लगता है NCCD यानी कि नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी, इसको क्या किया जाएगा, रिवाइज़ करके इसको बढ़ा दिया जाएगा 15% तक। तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल्स यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। तो पहले डायरेक्ट टैक्स था, जिसमें इनकम टैक्स की बात हमने करी, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके लिए बजट में इंपॉर्टेंट थी, जहाँ से आपके बजट मतलब डिफेंस के एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जितना कुछ यहाँ पे डिक्टेट किया, इसके बाहर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, आपके लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ हाईलाइट्स आपके सामने लेके आए जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।